अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दिया, चांसेस है कि आपके माता पिता को अगर ये वीडियो किसी और से मिल गया तो वो आपसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो अपने लिए नहीं, लेकिन अगर आपके घर पे कोई वृद्ध व्यक्ति है जिनकी उम्र बिटवीन 60 टू 85 है, तो चांस है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, उनके बहुत काम आएगा और आप उनको गिफ्ट में ये वीडियो में जो आपने सीखा वो दिखा भी सकते हो, वो सजेस्ट भी कर सकते हो, जिससे उनकी रिमेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बिगड़ जाए। एक एज के बाद चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उन दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है। हम सब जानते हैं ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स, लेकिन इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके आज सिंपल सॉल्यूशंस आ चुके हैं, वो भी मॉडर्न मेडिसिन के। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि हाई प्रोटीन डाइट दो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओ, ये बोलना बहुत आसान है और ये है भी रूट कॉज सॉल्यूशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत लोगों के माता पिता ये नहीं फॉलो करने वाले। ऐसे में क्या हम उन्हें छोड़ दे तड़पने के लिए उनके प्रॉब्लम्स के साथ, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट प्रॉब्लम्स हो, महिलाओं में कभी कभी ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो, आप वजाइनल ब्लीडिंग, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, या पुरुषों में कभी कभी प्रोस्टेट इश्यूज हो जिसमें यूरिन और के वजह से लाइफ हेल्प बन जाती है, या हम एटलीस्ट कुछ तो सोल्यूशन करने का कोशिश करें जिससे उनको शायद बहुत ड्रास्टिक लाभ मिले। यही थीम को लेते हुए मैं आज आपसे शेयर करने आया हूँ दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो शायद बहुत फ़ायदा दें। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे पुरुषों में, यानी कि आपके पिताजी में जो प्रोस्टेट के इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप बहुत यंग हैं तो आपके दादाजी को ये प्रॉब्लम ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद 60% पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है और 80 साल के बाद 80 से 90% पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट या गदूद हमारा एक अखरोट या वॉलनट साइज़ का ग्लैंड है जो पेशाब की थैली के नीचे होता है। पेशाब की थैली से यूरेथ्रा यानी कि यूरिन पाइप उसके बीचों बीच गुजरता है, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इंक्रीज की वजह से ये गदूद वॉलनट से बड़ा होने लगता है, कभी कभी संतरा और कभी कभी वाटरमेलन साइज का हो सकता है। इस वजह से ये जो बीच से यूरिन पाइप गुजर रही है उसको बिल्कुल चोक कर देता है या दबा देता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कैसी प्रॉब्लम्स? यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पहला, यूरिन एक बार में खाली ना हो पाना। यूरिन करके आए लेकिन अभी भी लग रहा है कि बचा हुआ है, जिस वजह से बार बार जाना पड़ रहा है दिन में। रात को भी इसी कारण बार बार रुकना पड़ रहा है। जब करने जाते हैं तो धाप शुरू करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत हेसिटेंसी होती है कि स्पेशली आउटिंग्स में एम्बेरसमेंट होता है कि आप खड़े हो, पीछे लाइन लग गई है मूवी थिएटर के बाद या एयरपोर्ट पे और आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो, या लाइन में ही खड़े हो, आपको शुरू ही नहीं हो रहा है। कभी कभी 7-7, 8-8 मिनट लग जाते हैं सिर्फ यूरिन शुरू होने में, प्रेशर आने के बावजूद। यूरिन की धार बहुत कमज़ोर रहती है, कभी कभी एक ही बार में नहीं आती, स्टार्ट स्टॉप होते रहता है पूरे दौरान। एंड कभी कभी इतना अर्जेंसी या इनकॉन्टिनेंस होता है कि यूरिन लीक हो जाता है, तो पुरुष इतना परेशान हो जाता है। सिंपल ड्राइविंग से लेके सोशल गैदरिंग्स तक बहुत सोचना पड़ता है और लिटरली सोशल लाइफ प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन रात को नींद कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है। 5 से 7 बार तक ये लोग उठते हैं, जिसकी वजह से अगेन एक सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है। ये है पहली प्रॉब्लम, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोस्टेट का बढ़ जाना। इसमें क्या लाइफस्टाइल्स करने हैं, कैसे मेटाबॉलिज्म इसमें हेल्प करता है, ये सब हम वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन अगर दवाइयों के बावजूद, यूरोलॉजिस्ट से मिलने के बावजूद चीज़ें नहीं सुलझ रही और यूरोलॉजिस्ट ने आपको कहा है कि इनका एक ही सोल्यूशन है, वो है TURP, दूरबीन से जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आज मैं आपको बताने आया हूँ कि इसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो इतने एग्रेसिव ना हो। वो भी मिनिमली इन्वेजिव है, बट उसके अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इरेक्शन से रिलेटेड हो, यूरिन से रिलेटेड हो, यूरिन पाइप से रिलेटेड हो, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। मैं बात करूँगा प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन की। प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन एक ऐसा नॉवेल एंजियोग्राफी प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के हथेली या थाई से एक छोटी सी तार लेके जाते हैं सीधा उनकी उन नसों में जो प्रोस्टेट को सप्लाई करती है, यानी कि प्रोस्टेटिक आर्टरीज, और वो नसों को बंद कर देते हैं। एम्बोलाइजेशन का मतलब एक नस को बंद करना, चाहे पार्टिकल्स डाल के, चाहे गोंद डाल के, चाहे कॉइल्स डाल के, जिससे प्रोस्टेट को ब्लड फ्लो ना मिले। प्रोस्टेट के मेजर ये जो सूजे हुए ग्लैंड्स है, एडिनोमेटॉइड हाइपोप्लेजिया, ये डेड हो जाए, प्रोस्टेट धीरे धीरे समय के साथ सिकुड़ जाए और यूरिन का रास्ता पूरी तरह खुल जाए, यूरिन फ्लो बेटर हो जाए। आज लेवल 1 डेटा यानी कि 8 से 9 रैंडमाइज स्टडीज है जो प्रूव कर चुकी है कि सर्जरी से बेटर या सर्जरी जितना ही अच्छा है, एटलीस्ट सिम्टम्स जब पकड़े जाए तो, एंड डे केयर बेसिस, लोकल एनेस्थेशिया की वजह से, लो कॉम्प्लिकेशन रेट की वजह से ये प्रोफाइल इसका बहुत मिनिमली इन्वेजिव और अच्छा है। हाँ, यूरोफ्लोमेट्री में नो डाउट TURP के बाद जब आप मेजर सेंट्रल प्रोस्टेट निकाल रहे हो, शायद फ्लो प्रेशर थोड़ा बेटर हो, पर क्लिनिकली पेशेंट कहता है नहीं, मुझे इक्वल लगता है, चाहे मैं दोनों में से कुछ भी कराऊं, विच चोट ज़्यादा मैटर करता है रैदर देन अ टेस्ट रिपोर्ट। पॉइंट ये है कि अगर पिताजी सफ़र कर रहे हैं इस कंडीशन से, सर्जरी नहीं चाहते हैं, दवाइयाँ भी नहीं लेना चाहते हैं, दवाइयों के बावजूद पूरा आराम नहीं है, रातों को उठना पड़ रहा है, दिन में बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये छोटा सा डे केयर प्रोसीजर 4 घंटे के अंदर जिसमें पेशेंट घर जा सकता है, शायद उनकी ज़िंदगी बदल दे।
ये था पुरुषों के बारे में। अब बात करते हैं एक कंडीशन जो दोनों में बहुत कॉमन है और वो है मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़। जी हाँ, बैक पेन तो अपनी जगह है ही, पर उसके साथ कई बार घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरों में पेन या प्लांटर fasciitis एंड थर्ड मोस्ट कॉमन कंडीशन फ्रोजन शोल्डर, स्पेशली डायबिटिक्स में और कभी-कभी नॉन डायबिटिक्स में भी, थोड़ा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन मेल्स से। ये कुछ जॉइंट कंडीशंस है जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। हाँ, डीजनरेशन एंड वेयर एंड टेयर एंड एज के हिसाब से, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है जो अब जापानीज़ स्टडीज़ के बाद बहुत सामने आ रहा है। होता यह है, ये सारी कंडीशंस में कैस्केड शुरू होता है जहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है इन जॉइंट्स को, जिस वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आते हैं, कार्टिलेज को और छीलते हैं, इन्फ्लेमेशन और सूजन बढ़ाते हैं, स्कारिंग बढ़ाते हैं और इवेंचुअली प्रॉब्लम्स बद से बदतर होती चली जाती है। ये कंडीशंस का आज हम इलाज कर सकते हैं एक सिंपल प्रोसीजर जिसे बोलते हैं टेम, ट्रांस आर्टेरियल मस्कुलोस्केलेटल एम्बोलाइजेशन। डॉक्टर यूजी ओकुनो, जापानीज साइंटिस्ट एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ये इजाज़ किया गया है, जिसमें हम एक छोटी सी तार ले जाके इन नसों में कुछ पार्टिकल्स और कुछ पाउडर छिड़कते हैं, जिससे इनका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन सूजन कम हो जाती है और 92 से 99% पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मैं सब में कॉमन नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितना अर्ली है, कितना लेट है, फाइब्रोसिस या स्कारिंग हो चुका है क्या, या एक्टिव इन्फ्लेमेशन फेज़ है, पर इससे पेशेंट्स का पेन बहुत कम हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कितने पेशेंट हैं जिन्हें आर्थराइटिस है, जो फिलहाल रेडी नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, थोड़ा समय चाहते हैं या एज रिलेटिवली कम है, 60-65 है, रुकना चाहते हैं रिप्लेसमेंट के पहले, जिनको कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। या तो दवाई खाते रहो पेन किलर्स, जो इस उम्र में वैसे अच्छे नहीं है किडनीज और बॉवल के लिए, इन आर्थरो के लिए, या फिर रिप्लेसमेंट के लिए जाओ, यही 2 ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। आज ऑटोलॉगस स्टेम सेल थेरेपी से लेके आर्थ्रोस्कोपिक माइक्रोफ्रैक्चरिंग से लेके पीआरपी इंजेक्शन से लेके टेम प्रोसीजर से लेके नर्व एब्लेशन तक बहुत सारे आधुनिक ऑप्शन आए इन पेन से डील करने के लिए। सो ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ टेम या हमारे जो प्रोसीजर है एंजियोग्राफी से जाके ब्लड फ्लो कम करना यही काम आते हैं, और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि एक्सप्लोर करना है उनके लिए। अगर उनके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, उन्होंने जो बचपन में आपका ख्याल रखा है उसे रेसिप्रोकेट करना चाहते हो, तो उनको ये चीज़ें ऑफ़र कीजिए। ये वीडियो उनसे शेयर करें, उन्हें अर्ज कीजिए नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलने के लिए, बहुत लाभ देगा। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ अवेयरनेस एक इंटेंशन है कि मैं आपको जागरूक कर पाऊँ कि कैसे आज मिनिमली इन्वेसिव डे केयर में रहते हुए क्यों ज़रूरी है ये इस एज में, और ज़्यादा क्योंकि इस एज में जब एनेस्थीसिया देना पड़े, पहले पूरा फिटनेस चेकअप कराओ, फिर जनरल एनेस्थीसिया दो, इस एज के अलग रिस्क, लंग कैपेसिटी कम, बहुत हाई रिस्क हो जाता है कभी-कभी। जो सेम चीज़ हम लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट को एक छोटी सी चींटी काटने समान नंक देके सुन करके पूरा प्रोसीजर खत्म करके पेशेंट को 4 घंटे में घर भेज सकते हैं, क्योंकि इस एज में वो इनसिक्योरिटी भी होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, वो भी हमें नहीं टॉलरेट करना पड़ेगी हॉस्पिटल में रह के 4-5 दिन अननेसेसरी। सो अगर वीडियो ने हेल्प किया, प्लीज़ अपने कलीग से शेयर करो, उनके भी माता-पिता को शायद ये बहुत फ़ायदा दे, और चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलो, क्योंकि आगे ऐसे बहुत वीडियोज़ बनाने वाले हैं। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।